अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन ऐसे के लर्निंग। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम कवर करेंगे एमडी कैट सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ की एक अहम वीडियो। टॉपिक है सेल और ऑर्गेनेलीज, पार्ट ऑफ सेल, डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स जो कि सेल के चैप्टर के साथ रिलेटेड होते हैं। सो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यूज है, व्हाट साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल। आई थिंक ये विच होना चाहिए, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल। भाई किसने डिस्कवरी ऑफ द सेल किया था, सेल को डिस्कवर किया था, कौन साइंटिस्ट थे जिसने सेल को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, एंटी वॉन लियोन हुक एंड लुईस पास्चर, जर्गन मेंडल। सो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। ठीक है, एक कॉर्क को सेल्स को एक कॉर्क लिया था और उस कॉर्क के सेल को वो ऑब्जर्व कर रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने सेल नाम दिए थे इनको कि भाई ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है और इनको उन्होंने सेल का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है, विच माइक्रोस्कोप वॉज क्रूशियल इन अलाउिंग साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई कौन सा माइक्रोस्कोप था जो साइंटिस्ट ने यूज़ किया था सेल को ऑब्जर्व करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? नंबर 1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो देखिए बाकी तीन जो हैं ये बिल्कुल बाद में बने हैं। ठीक है, सो ये एडवांस माइक्रोस्कोप है हमारे पास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो है यूज़ किया था और सेल को देखने के लिए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। भाई किसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है? बाकी एमसीक्यूज भी। एंड मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन ऑब्जर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे इंक्लूडिंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी उन्होंने देखे थे। तो कौन था भाई इसका? नंबर 1 रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवनहुक एंड लुईस पास्चर, कार्लोस लिनियस। तो यहाँ पर जो एंटोनी वॉन लीवनहुक है इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिंगल सेल स्ट्रक्चर यानी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया था। What did Matthias Schleiden contribute to our understanding of the cell? भाई श्लेडन ने क्या काम किया था? श्लेडन का इंपॉर्टेंट काम हमारे पास बायोलॉजी में ये है कि उसने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी। प्रपोज सेल थ्योरी, ही डिस्कवर द न्यूक्लियस, ही आइडेंटिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ही डेवलप द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ही प्रपोज सेल थ्योरी, ये उसका मेन काम है। ठीक है, ये उसका मेन काम है क्योंकि उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये किसके बने होंगे? ये सेल के बने होंगे। और नए सेल कहाँ से बनेंगे? नए सेल पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नंबर 5 विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सेल। भाई सेल की डिस्कवरी के बारे में जो उसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो कौन सा पॉइंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, it led to the development of modern genetics, it revolutionized an understanding of biology and medicine, it disproved the concept of spontaneous generation। तो इसके जो सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास ये हो सकती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसन, ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है सेल थ्योरी की जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है उसको बयान करने के लिए। Which technique is commonly used to separate cell components based on their density? भाई डेंसिटी की बुनियाद पर अगर हम सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रो एरे एनालिसिस। सो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं भाई, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डेंसिटी की बुनियाद पर अलग करते हैं, स्पाइन करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली है कि अगर हम डिफाइन करें, सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट सेल कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी by spinning samples at high speeds. Components such as organelles and macromolecules can be separated into distinct layers or pellets depending on their relative densities. So density की बुनियाद पर अगर हम अलग करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन।
What method is employed to isolate specific proteins from cell lysate based on their size and charge? यहाँ पर अगेन देखें चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज भी है लेकिन चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्रोमेटोग्राफी में चार्ज का इस्तेमाल नहीं होता। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक जेल इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर हम जो हमने सेपरेट आउट करना होता है उनको मूव कराते हैं। तो जो जितना ज़्यादा चार्ज है या फिर डेंसिटी जितनी ज़्यादा है वो कम मूव करेगा, जो लाइटर पार्टिकल है वो ज़्यादा मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो हैं चार्ज की बुनियाद पर सेपरेट आउट करते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट एनालाइज DNA फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज? भाई DNA के फ्रेगमेंट को एनालाइज करना इनके साइज़ की बुनियाद पर, ठीक है, साइज़ की बुनियाद पर। तो ये कौन सी टेक्निक है जो साइज़ की बुनियाद पर हम DNA के फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करें? साइज़ या फिर चार्ज भी आप कह सकते हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे जाकर क्रोमेटोग्राफी, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम DNA के फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, DNA के फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स DNA फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एज दे माइग्रेट थ्रू अ जेल मैट्रिक्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जेल होता है उसके अंदर ये फ्रेगमेंट्स हम मूव कराते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी फॉर टास्क सच एज DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग PCR प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है what method is employed to separate protein based on their affinity for specific ligand or antibody? भाई प्रोटीन स्पेसिफिक लाइगेंड के लिए या एंटीबॉडी के लिए उनकी क्या होती है, एफिनिटी होती है, यानी अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्ट कर रहा होता है या जा रहा होता है उसके पास। तो प्रोटीन को हम सेपरेट आउट करते हैं ऑन द एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक लाइगेंड और एंटीबॉडी। क्रोमेटोग्राफी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर एक स्टेशनरी फेज होता है और एक लिक्विड मीडियम होता है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के लिए एफिनिटी होती है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लाइगेंड या फिर एंटीबॉडी। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसकी बुनियाद पर हम प्रोटीन को अलग करते हैं। Which technique is commonly used to isolate intact organelles from cell? भाई intact organelles जो हैं वो सेल से दूर कैसे किया जाते हैं, सेल से सेपरेट कैसे किया जाता है? इंटैक्ट बिल्कुल टच ऑर्गेनेलीज हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट ऑर्गेनेलीज हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, माइक्रो एनालिसिस। तो यहाँ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यानी एक दफ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, दूसरी दफ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ये अच्छे तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये टेक्निक है जिसमें इंटैक्ट ऑर्गेनेलिस को हम सेपरेट आउट करते हैं। What method is employed to separate and analyze RNA molecule? भाई RNA molecule को एनालाइज करने के लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस था, यहाँ क्या, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, माइक्रो एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है RNA के एनालिसिस के लिए। क्या लिखा हुआ है अगर इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं? Northern blotting is a technique used to separate and analyze RNA molecule based on their size and charge. It involves transferring RNA from a gel matrix to a membrane followed by hybridization with label probes to detect specific RNA sequences. बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, हमें इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट ये याद रखना है कि RNA को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। Which technique is used to separate protein based on their ability to bind specific ligand? ये पहले हम कर चुके हैं, सो रिपीट हो गया है। सो ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ओके, which technique is used to separate protein based on their ability to bind a specific ligand antibody? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है what method is employed to separate and quantify जीन को क्वांटिफाई करना, जीन एक्सप्रेशन लेवल, ठीक है, एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ जीन साइमल्टेनियसली। भाई फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है व्हाट मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट एंड क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन लेवल फॉर थाउजेंड ऑफ जीन साइमल्टेनियसली। थाउजेंड ऑफ जीन्स अगर साइमल्टेनियसली इनके एक्सप्रेशन लेवल को हम देखना चाहें
कि कितना एक्सप्रेस हुआ है और सेपरेट करना चाहें तो ये मेरे पास PCR है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है एंड माइक्रो एरे एनालिसिस। सो माइक्रो एरे एनालिसिस इज अ टेक्निक जहाँ पर हम जीन की क्या करते हैं भाई, 1000 ऑफ जीन को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और उनकी एक्सप्रेशन लेवल को आइडेंटिफाई या क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है which technique is commonly used to visualize the spatial distribution ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल। भाई प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर अगर हम पढ़ना चाहें, ठीक है, तो भाई कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने की इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कहाँ कहाँ पर प्रोटीन मौजूद है सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के लिए जो एफिनिटी होती है, क्या, व्हाट मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी। अच्छा होता यह है कि DNA की एक सीक्वेंस दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी अगर A मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है ATC, तो A के लिए क्या हो जाएगा T, और T के लिए क्या हो जाएगा A, और C के लिए क्या हो जाएगा G। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है फॉर द फर्स्ट चेन। इस चेन की ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री है और इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक चेन हो तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी मौजूद है। सो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की बुनियाद पर DNA को सेपरेट करें या प्योरीफाई करें तो क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं भाई, यहाँ पर नंबर 1 PCR, नंबर 2 साउदर्न ब्लॉटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो साउदर्न ब्लॉटिंग, RNA के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की नीड नहीं है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि RNA के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और DNA के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट हमारे विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। भाई प्रोटीन इन अ सेल, प्रोटीन कौन सी ऑर्गेनेली बनाता है, तो ये बहुत कॉमन है, राइबोसोम से बनाता है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है what is the function of the mitochondria in the cell, protein synthesis, lipid synthesis, energy production and detoxification। energy production is the major function of mitochondria, एनर्जी प्रोडक्शन हमारे पास मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 कि जी सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स इसका काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाएगा, ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेलिस। भाई वो कह रहा है कि कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है, किस ऑर्गेनेली का काम है, फॉर मॉडिफाइंग, मॉडिफाई करना, सॉर्टिंग निकालना, तरतीब देना, एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेली, दूसरे ऑर्गेनेली की तरफ भेजने के लिए। न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटस, नंबर 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो गोल्जी ऑपरेटस जो है बेसिकली ये पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स के लिए। सो ये सिक्रीट करता है और पैकेज करके भेज देता है, ठीक है, बंद करके आगे भेज देता है, जिसको हम सेक भी बोलते हैं, ठीक है, SACS में बंद करके आगे भेज देता है। विच ऑर्गेनेली कंटेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। भाई कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एंजाइम है जो फैटी एसिड को ब्रेक करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। भाई हार्मफुल सब्सटेंस को भी हमारे पास डिटॉक्सिफाई करता है, जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस को भी ख़त्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ख़त्म कर देना, उसके जहर को ख़त्म कर देना या वाइंड अप कर देना, और फैटी एसिड को ब्रेक कर देना। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स एंड गोल्जी ऑपरेटस। तो यहाँ एग्जैक्ट ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है पैरोक्सिसोम, जो कि क्या करता है भाई, इन्वॉल्व होता है फैट्स के ब्रेकिंग में और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप। सेल शेप प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फैसिलिटेटिंग सेल मूवमेंट। Functioning, first function is cell shape, providing cell shape, and then providing structural support and facilitating cell movement. Number 1 cytoskeleton, endoplasmic reticulum, and then number 3 हमारे पास है Golgi apparatus, ribosome. So cytoskeleton जो है basically it is a skeleton of tubules which is responsible for cell shape, providing structural support and facilitating cell movement. Next
22. Which organelle is responsible for the synthesis of assembly of ribosomal RNA? So which organelle is basically responsible for the synthesis of ribosomal RNA? rRNA. rRNA, the organelle which is responsible for synthesis and assembly and storage and synthesis. So nucleolus, nucleus, Golgi apparatus, mitochondria. Nucleolus inside the nucleus is responsible for ribosomal RNA synthesis and assembly. Again, which organ is responsible for synthesis of ribosomal RNA? Nucleolus is responsible. This nucleolus is a part of the nucleus. It is present inside the nucleus. Okay. Which organelle is involved in the process of photosynthesis in the plant cell? So photosynthesis is a process where carbon dioxide plus water is converted into glucose. Okay, glucose में convert किया जाता है. So the plant organelle which is involved in photosynthesis is basically chloroplast, nucleus, mitochondria, lysosome. Chloroplast, it is again very simple and very common answer. Okay, next MCQs have which organelle is responsible for the synthesis and modification of lipids, including phospholipids and steroids. So which organelle is responsible for the synthesis and modification of lipids, converting into phospholipids and steroid? Number one है Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosome and peroxisome, lysosome and peroxisome. So which one is important for that one? इससे पहले भी पढ़ चुके, already covered that endoplasmic reticulum is involved or responsible for lipids production or modification of lipids into different conjugate molecule. Phospholipids is the conjugate molecule of lipids plus phosphate. Okay, lipid plus phosphate is called phospholipids and steroids. So endoplasmic reticulum is involved in modification. Which organelle is responsible for regulating intracellular calcium level and modulating various cellular process? So number one function is regulating intracellular calcium level. Calcium level inside the cell is called intracellular calcium level. And different cellular processes, those processes which are taking place inside the cell are called cellular processes. So number one हमारे पास है nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria. Golgi apparatus and mitochondria. So हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है for calcium level and यहाँ हमारे पास है endoplasmic reticulum is responsible for calcium level. Okay, endoplasmic reticulum is responsible for intracellular calcium level and different cellular processes. Which organelle contains enzymes? Which organelle contains enzymes involved in the synthesis in degradation of hydrogen peroxide, H2O2, hydrogen peroxide. Degradation mean breaking of H2O2 and synthesis and breaking of H2O2. Number one, peroxisome. Number two, lysosome, Golgi apparatus, mitochondria. So peroxisomes is involved in degradation, synthesis and degradation of hydrogen peroxide. It is again a main organelle which usually involve in degradation of different harmful products. Okay, next, what is the function of the Golgi apparatus in a cell? Protein synthesis, energy production, packaging, modification and sorting of proteins, detoxification. We already covered in the previous MCQs, but the option were different. So here we have packaging, modification and sorting of proteins are the function of Golgi apparatus in the cell. Golgi apparatus also called Golgi bodies. Okay, it is, Golgi means a name of scientist. Okay, so Golgi apparatus is the organelle which is responsible for packaging and modification of protein. Next, which organelle is responsible for maintaining cell turgor pressure? Which organelle is responsible for maintaining cell turgor pressure and storing nutrients in plants? So it is performing two main functions, cell turgor pressure and nutrients in plants. Number one, nucleus, chloroplast, vacuole, peroxisome. Vacuole is a body, vacuole is an organelle which is basically responsible for storing, for storing and turgor pressure. Why turgor pressure? Turgor pressure is the pressure which is built up due to fluid. So vacuole usually store fluid. It means it is responsible for maintaining cell turgor pressure. What is the function of the nucleolus in the cell? Nucleolus in the cell, इससे पहले भी हमने पढ़ा था. Protein synthesis of ribosomal RNA, and number, packaging and storing of proteins, energy production, nahi, synthesis of ribosomal RNA. Yes, we have already covered in the previous section that synthesis of ribosomal RNA takes place inside. So it takes place inside a nucleolus. Nucleolus is a body which is present inside the nucleus. Okay, next,
Which organelle contains enzyme involved in the breakdown of macromolecules? Yes, macromolecules are those molecules, large molecules having higher molecular weight are those molecules which our body needs in much more quantity या सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करता है. एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स. माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम्स and Golgi proteins. Basically, lysosomes are the organelles which contain enzymes which can destroy or break down the macromolecules in our body. What is the function of the cytoskeleton in the cell? Skeleton basically shows the name that it will help in support and shape. So protein synthesis, energy production, structural support, cell shape maintenance, and intercellular support transport. So it is the third option is correct. It is structural support, cell shape maintenance, and intercellular transport, because the function of cytoskeleton is structural support, cell shape. Okay, next. What is the key structural difference between plant and animal cells? So difference between plants and animal cell. Okay, number one, plant cell have cell wall while animal cell don't have. It is, I think, correct. Animal cells have chloroplast. It is incorrect. ये incorrect है. Number one, plant cell have centrioles while animal cells don't have. ये भी अगर incorrect है. Animal cells have large central vacuole. Again, it is incorrect. Okay, so the first one is correct, that a plant cell have cell wall while animal cell don't have. Plant cell have cell wall, animal cell में मौजूद नहीं होता. तो correct option is हमारे पास है basically the first one. Okay, which organelle is found exclusively present just in plant cell. Okay, and plays crucial role in photosynthesis. Photosynthesis is a process in which carbon dioxide and water is converted into glucose and oxygen. So Golgi apparatus, lysosome, chloroplast, peroxisome. Chloroplast is correct option because it is exclusively just present in plant cell and play its role in photosynthesis. What is the primary function of the large central vacuole found in plant cell? Function of large central vacuole found in plant cell. Yes, it is again function of plant cell. Energy production, storage of water, ions and nutrients, synthesis of proteins, detoxification. The function of vacuole is basically storage of water, ions and nutrients. And in plant cell, there is just one large central vacuole present. Okay, which structure is present in animal cell but absent in most plant cell? Animal cell में मौजूद है जबकि most plant cell में it is absent. So nucleolus centrioles. Centrioles is the structure which is mainly present in all plant cells, but in majority of a plant cell, present in animal cell, but in majority and most plant cell it is absent. So next हमारे पास है which organelle is responsible for regulating gases exchange, regulating gas exchange, transpiration. Mitochondria, lysosome, chloroplast and stomata. It is stomata because these are the pores on the surface of the leaves. ये जो लीव्स हैं उसके अंदर जो सुराखें मौजूद होते हैं उनका स्टोमेटा. इन स्टोमेटा के थ्रू जो है गैस एक्सचेंज होती है. स्टोमेटा ओपन होता है, गैस एक्सचेंज विल टेक प्लेस एंड इफ इट इज क्लोज्ड गैसियस एक्सचेंज विल स्टॉप. नेक्स्ट, विच फीचर इज यूनिक इन एनिमल सेल कंपेयर टू प्लांट सेल? सो कौन सा ऐसा है जो यूनिक है, एनिमल सेल में मौजूद है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, नहीं, एनिमल सेल में मौजूद ही नहीं है. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स, presence of large central vacuole. What is the feature unique to animal cell compared to the plant cell? तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास है? प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स है. प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम है जो कि एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में शायद मौजूद ना हो. ठीक है, यूनिक है ये. ठीक है, चेंज है इसमें. नेक्स्ट, which cell type typically has a more defined and rectangular shape due to presence of rigid आउटर स्ट्रक्चर? भाई कौन सा सेल ऐसा है जिसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर है और रिजिड है, क्योंकि आउटर रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है. प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, नेदर प्लांट. सो प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? प्लांट सेल है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है और इसकी वजह से ये रिजिड स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर शेप भी क्रिएट कर देता है. ठीक है. What is the feature present in plant cells but absent in animal cell? So plant cell में मौजूद है, it is present in plant cell but it is absent in animal cell. Which structure which is present in plant cell but absent in animal cell? Nucleus, centrioles, chloroplast. Chloroplast is the structure which is present in plant cell but absent in animal cell. Next,
Which organelle is involved in the synthesis and modification of proteins in both plants and animals? Which organelle involved in the synthesis and modification of protein? Protein की modification करता है, synthesis करता है. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosome, peroxisome. So it is ribosomes. Protein synthesis in plants and animal cell. Ribosome is responsible for that. Ribosome is responsible for that. Okay. Which type of microscope utilize visible light and magnify? Visible light and magnify. Type of microscope which utilize visible light and magnify resolve microscopic specimen. Electron microscope, light microscope, scanning tunneling microscope, atomic force microscope. It is light microscope because it utilizes light for illumination. So there are two type of microscope, light microscope and electron microscope. The microscope which utilize light is called light microscope because it use light for illumination, while electron use beam of electron for illumination of the specimen. Next, which term refers to the ability of microscope to distinguish between two closely spaced object? भाई दो closely spaced object को दूर दूर करना, ये कौन सा टर्म इसके इस्तेमाल किया जाता है? एक माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं, उनको दूर दूर करके दिखाता है माइक्रोस्कोप, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट एंड रिफ्रैक्शन. सो इट इज कंट्रास्ट, सॉरी इट इज रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन is the term, resolution is the property of microscope through which we can separate two closely spaced object. Okay, which type of microscope offers high resolution? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप. बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन देता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस है, तो ये बहुत हाई रेजोल्यूशन देता है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से कंपेयर करके. वर्ड टर्म डिस्क्राइब द टोटल मैग्निफिकेशन. टोटल मैग्निफिकेशन अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बाय दैट ऑफ द आई पीस. सो अगर हम आई पीस के मैग्निफिकेशन को और ऑब्जेक्टिव के लेंस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सी मैग्निफिकेशन, कौन सा टर्म होगा जो टोटल मैग्निफिकेशन को शो करता है? नंबर 1 हमारे पास है कंट्रास्ट, रेजोल्यूशन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल मैग्निफिकेशन. इट इज कॉल्ड टोटल मैग्निफिकेशन. ओके, सो बहुत इजी दिया हुआ है. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, वी विल गेट टोटल मैग्निफिकेशन. Which component of microscope is responsible for focusing light or electron beam onto the specimen? Which component of microscope is responsible for focusing light or electron beam onto the specimen? भाई लाइट को या इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन जो हम देखते हैं, स्पेसिमेन जो हम देखते हैं उसके ऊपर फोकस करता है. कौन सा पार्ट है माइक्रोस्कोप का? ऑब्जेक्ट लेंस, कंडेंसर, आई पीस, डायफ्राम. कंडेंसर इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप which basically focus light or electron beam onto the specimen of sample. What type of microscope uses beam of electrons to achieve much high magnification and resolution than light microscope? भाई इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया जाता है, beam of electron. So again जो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा हमें वो मिलता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एंड कॉनफोकल माइक्रोस्कोप. सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप से कंपेयर करके हमें बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है. विच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर 3 डायमेंशनल इमेजिंग ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन विद ऑप्टिकल सेक्शनिंग? सेक्शनिंग करता है भाई, और 3D हमें मिलता है इस फॉर 3 डायमेंशनल. सो 3 डायमेंशनल हमें मिलता है. सो कौन सा है जो 3 डायमेंशनल हमें देता है? नंबर 1 light microscopy and electron microscopy, confocal microscopy, scanning probes. So confocal microscopy is the correct option, जहाँ पर हमें 3D जो है images मिलते हैं या 3D magnification होती है. What is the term for the ability of a microscope to distinguish between two different structures or regions within a specimen? दो different regions को distinguish करना, पहले हमने कहा था separate करना, दूर करना, इसको कहते हैं resolution, बड़ा करना magnification. लेकिन अगर दो को डिस्टिंग्विश करते हैं तो इट इज कॉल्ड कंट्रास्ट, ठीक है. इसको हम क्या नाम देते हैं? कंट्रास्ट है. कंट्रास्ट ही दो डिफरेंट चीज़ों को या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को या कंट्रास्ट की मदद से हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. विच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर स्टडीइंग द सरफेस मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पेसिमेन एट हाई मैग्निफिकेशन? सरफेस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं हाई मैग्निफिकेशन के साथ.
नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन अंदर पास होते हैं जबकि स्कैनिंग में सिर्फ ऊपर स्कैन करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी है। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कॉमन यूज फॉर सरफेस मॉर्फोलॉजी, ये बात याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस मॉर्फोलॉजी, ऊपर ऊपर से सिर्फ हम स्कैन करते हैं, जैसे हम कॉपी को स्कैन करते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ भी स्कैनिंग होती है। तो मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, एनाटॉमी हम यहाँ नहीं देख सकते। एनाटॉमी के लिए हमने क्या करना होगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल करना पड़ेगा। Which terms describes the ability of microscope to increase the apparent size of specimen? भाई apparent size को बढ़ाना कौन सी एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की? नंबर 1 रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, एंड देन कंट्रास्ट, रिफ्रैक्शन। हमने अभी भी पढ़ा था कि भाई अगर हम साइज को बढ़ाएं, जो हम देख रहे हैं उनका साइज बड़ा करके दिखाएं, तो ये क्या कहलाता है भाई, मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। पेरेंट साइज को ये बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, ज़ाहरी साइज को बढ़ाता है, ऑब्जेक्ट बड़ा करके नहीं होता, ज़ाहरी साइज बड़ा करके दिखाता है, तो वो क्या कहलाता है, अपेरेंट। Which structure regulate the movement of substance into and out of the cells and maintain cell integrity? भाई कौन सा ऐसा फंक्शन, कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जो कि सब्सटेंस को इनसाइड आउटसाइड जाने आने देता है और इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है? सो सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सेल वॉल भी हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन करते हैं। उसकी वजह यह है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में मौजूद होता है। अगर हम सिर्फ सेल वॉल करते हैं तो एनिमल सेल में तो ये होता नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारा एमसीक्यू गलत होगा आंसर। सो हम करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दोनों में मौजूद होता है, तो दोनों में इंटीग्रिटी भी परफॉर्म करता है और इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को भी मेंटेन करता है, ये रेगुलेट करता है। What is the jelly-like substance that fills the interior of the cells and surrounding organelles? वो jelly-like substance से अगेन बहुत वाज़ेह है। jelly-like substance हमारे पास साइटोप्लाज्म है, जो कि सेल और यानी न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। सो इट इज साइटोप्लाज्म। What is the function of the nuclear envelope? Nuclear envelope means a membrane, एक मेम्ब्रेन होती है that covers nucleus, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं भाई, ये समझ लें कि जी जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो क्या करता है ये, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बाई सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देना, ठीक है, सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देना। नंबर 2 दूसरा क्या करता है, सिंथेसिस प्रोटीन्स, स्टोरेज न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, प्रोड्यूस एनर्जी। सो ये हमारे पास यही काम ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम ये परफॉर्म करता है, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर और अंदर जाने देना, ये न्यूक्लियर एनवेलप का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस इन द सेल? गोल्जी अपरेटस का क्या काम था भाई, गोल्जी अपरेटस का क्या काम था? हमने पहले भी पढ़ा था कि गोल्जी अपरेटस का काम ये था कि जी प्रोटीन सिंथेसिस है, एनर्जी प्रोडक्शन है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स है एंड स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो पैकेजिंग एंड जो मॉडिफिकेशन है एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस का काम था। नेक्स्ट, which organelle is responsible for breaking down and recycling cellular waste and foreign particle? भाई सेलुलर वेस्ट एंड फोरियन पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए कौन सा हमारे पास जो है ऑर्गेनेली काम करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से सेल के अंदर जाते हैं और सेलुलर वेस्ट हमारे पास है। नंबर 1 न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये लाइसोसोम्स है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं या डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वेस्ट मटेरियल को खत्म करते हैं। What is the primary function of the cell wall in the plant cell? Cell wall का क्या काम है? Protection and structural support, regulation of molecular transport, synthesis of proteins, energy production। तो यहाँ पर हमारे पास काम देखो ये हो सकता है प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी हो सकता है, वैसे रेगुलेशन और मोलिकुलर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल। Which of the following molecule is a major component of cell membrane? भाई सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है, कौन सी चीज है मेजर कंपोनेंट? डीएनए, फास्फोलिपिड्स, राइबोसोम। सो फास्फोलिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है, ये बात याद रखिएगा। What is the function of the cytoplasm in a cell? साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एनर्जी प्रोडक्शन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। भाई ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है किसका, साइटोप्लाज्म का, ठीक है। इंट्रासेलुलर बाकी भी हो सकता है, अगर हम कहें कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो इसी के अंदर ही बेसिकली हो रहा होता है राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। सो लेकिन मेन काम हमारे पास इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। भाई एनिमल सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल एंड गोल्जी एपैरेटस। सेल वॉल ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या फीचर हो सकता है? नंबर 1 कंटेन जेनेटिक मटेरियल, नंबर 2 रिजिड स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ सेलुलोज, तो ये भी नहीं है। सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर, ये भी हो सकता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो सेलेक्टिव परमेबल बैरियर है। सेलेक्टिव परमेबल बैरियर का मतलब होता है बैरियर है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देता है अंदर और बाहर, और कुछ मॉलिक्यूल को जाने नहीं देता, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी भी कह सकती है, परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। विच मॉलिक्यूल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। भाई कौन सा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ज्यादा मौजूद है? फास्फोलिपिड्स, ये अगेन रिपीट हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन अ सेल। साइटोप्लाज्म का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा भाई सेल के अंदर? इससे पहले भी हम कर चुके थे कि ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट है। सो कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। Which organelle is responsible for containing the genetic material DNA regulating gene expression। भाई कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारे पास मौजूद है और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है? ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए। वो कैरेक्टरिस्टिक जो वालिदैन से हमें मिली उनको हम कहते हैं जेनेटिक हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहाँ पर मौजूद होता है बेसिकली भाई? ये कौन रेगुलेट करता है? नंबर 1 न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और ये जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए की जो स्टोरिंग है ये परफॉर्म करता है। What is the primary function of the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई? नंबर 1 सिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। सो सेल वॉल हमारे पास एनिमल सेल के अंदर पाई नहीं जाता। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जी न्यूक्लियस क्या परफॉर्म करता है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। भाई एटीपी जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एनर्जी जो बनती है एटीपी के सूरत में बनती है, वो कहाँ बनती है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बन रही होती है। तो ये बेसिकली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है। सो ये थे आज के हमारे पास MCQ जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, देखने के लिए थैंक्स अलॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे कुछ टाइम बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।